जय हिंद साथियों। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, अपना अध्ययन कार्य अच्छे से कर रहे होंगे। कक्षा 11 के इतिहास के 5वें अध्याय में आपका स्वागत है, जिसका नाम है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। इस पूरे अध्याय को हम लाइन वाइज पढ़ने का प्रयास करेंगे, साथ साथ महत्वपूर्ण जानकारी भी शेयर करते रहेंगे और आप साथ साथ इसको नोट करते रहें। धैर्य के साथ आप इसको नोट करें। इसकी गति को कम ज़्यादा अपने समय के हिसाब से आप कर सकते हैं। साथ ही आप सबसे अपील रहेगी कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट अवश्य करें। इस पूरे अध्याय में हम यूरोप, खासतौर से इटली में जो सांस्कृतिक परंपराएं बदलनी शुरू हुई, धर्म के चंगुल से कैसे मनुष्य ने निजात पाई, कैसे इटली के विकास हुआ, सांस्कृतिक परंपराएं बदली, यूरोप में, इटली में एक पुनर्जागरण कैसे हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई, ये सारा का सारा जो विषय हम इसमें अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। इसमें किस किस का योगदान रहा, क्या इसके कारण थे, वो सारा हम इसमें लाइन वाइज पढ़ेंगे और साथ साथ जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो भी शेयर करते रहेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी होती है तो आप थोड़ा इसकी गति को कम ज़्यादा करके समय के हिसाब से अपना थोड़ा थोड़ा भी आप इसको देख सकते हैं। 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या बढ़ रही थी। 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी का समय जो है, इसको नोट करें। इसके अंत में या इस दौरान जो है, यूरोप के अनेक देशों में जो नगर थे, शहर थे, उनकी संख्या बढ़ रही थी। एक विशेष प्रकार की नगरीय जो कल्चर थी, संस्कृति थी, वो विकसित हो रही थी। नगर के लोग अब सोचने लगे थे कि वे गांव के लोगों से अधिक सभ्य हैं, अपने आप को अच्छा मानने लगे थे, सुपीरियर मानने लगे थे। नगर, खासकर फ्लोरेंस, वेनिस, रोम, ये जो इटली के शहर थे, विद्या के केंद्र बन गए थे। नगरों को राजाओं और चर्च से थोड़ी बहुत स्वायत्तता मिली थी कि नगरों को, जैसे नगर विकसित हुए तो राजाओं और जो चर्च थे उससे थोड़ी स्वतंत्रता उनको मिली थी। नगर कला और ज्ञान के केंद्र के रूप में उभरे। अमीर अभिजात जो वर्ग है, वे लोग कलाकारों और लेखकों को अपने आश्रय में रखते थे, यानी कि उनको अपने ऊपर निर्भर बना कर रखते थे कि भी जो वो कहें, जो वो बताएं, उसके अनुसार वो लिखें, उसके अनुसार वो गाएं बजाएं। इसी समय मुद्रण का आविष्कार भी हुआ। अनेक लोग, चाहे वो दूर दराज के हों, बड़े छोटे शहरों के हों, जो छपी हुई पुस्तकें हैं वो उन तक पहुंचने लगी और यूरोप में इतिहास की समझ विकसित होने लगी थी। ये परिवर्तन थे जिनके कारण जो सांस्कृतिक परंपराएं थी वो बदलनी शुरू हुई। वे अपने आधुनिक विश्व की तुलना यूनानी और रोमन, जो प्राचीन दुनिया थी, प्राचीन जो यूनान और रोम की जो सभ्यता थी, उससे तुलना करने लगे थे। प्राचीन दुनिया, यूनानी और रोमन जो सभ्यता थी, उसको कहा गया, उसके साथ अपनी तुलना करने लगे थे आधुनिक आज के विश्व की। उस समय के लोग, जो हम समय पढ़ रहे हैं, 14वीं से 17वीं सदी का समय। अब यह माने जाने लगा था कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपना धर्म चुन सकता है। ये स्वतंत्रता मिली, पहले ऐसी स्वतंत्रता नहीं थी। चर्च के पृथ्वी के केंद्र संबंधी विश्वासों को वैज्ञानिकों ने गलत साबित कर दिया था कि चर्च जो है पृथ्वी के केंद्र में है, क्योंकि अब वे सौरमंडल को समझने लगे थे। जैसे जैसे साइंस ने प्रगति की, तो उसके साथ नई नई चीज़ें भी सामने समाज में आ रही थी, नए विचार आ रहे थे। नवीन भौगोलिक जो ज्ञान है, उसने इस विचार को पलट दिया कि भूमध्य सागर विश्व का केंद्र है। जो चर्च के लोग ये मानते थे कि भूमध्य सागर जो है विश्व का केंद्र है, तो इसमें अब बदलाव आ गया था। इस विचार के पीछे मान्यता यह रही कि यूरोप जो है विश्व का केंद्र है, तो ऐसा वो मानते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे भौगोलिक खोजें हुई, नई नई खगोलीय जानकारी प्राप्त हुई, तो इस प्रकार के उनके जो विचार थे वो जुठलाए जाने लगे थे। 14वीं शताब्दी से यूरोपीय इतिहास की जानकारी के लिए बहुत अधिक सामग्री, दस्तावेजों, मुद्रित पुस्तक, चित्र, मूर्तियां, भवन और वस्त्रों से प्राप्त होती है। यानी कि सोर्स हैं, यूरोपीय इतिहास की जानकारी के स्रोत हैं ये, जो यूरोप और अमेरिका के अभिलेखागारों, कला चित्रशालाओं और संग्रहालयों में सुरक्षित रखी हुई है। तो वहाँ से इनकी जानकारी मिली, जो सोर्स थे ये। 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने रेनेसां जो शब्द है, ये शाब्दिक अर्थ इसका पुनर्जन्म है, दोबारा से जीवित होना,
पुनर्जागरण, दोबारा से जागृत होना शब्द का प्रयोग किया गया। 19वीं सदी में इस शब्द का प्रयोग किया गया। उस काल के सांस्कृतिक परिवर्तनों को बताता है, जो उस समय में परिवर्तन हुए सांस्कृतिक रूप से, उनको जो प्रकट करता है। स्विट्जरलैंड के ब्रेसले जो विश्वविद्यालय, उसके इतिहासकार जैकब बर्कहार्ट, इसको नोट करें, 1818 से 97 का समय इसका रहा, ने इस पर बहुत अधिक बल दिया। वे जर्मन इतिहासकार लियोपोल्ड वान रांके, जो जर्मन इतिहासकार थे, लियोपोल्ड वान रांके के विद्यार्थी थे। रांके ने यह बताया कि इतिहासकार का पहला उद्देश्य वह राज्य और राजनीति के बारे में लिखे, जिसके लिए वह सरकारी विभागों के कागजात फाइलों का इस्तेमाल करें। पर बर्कहार्ट अपने गुरु के सीमित लक्ष्यों से असंतुष्ट था। उसके अनुसार इतिहास लेखन में राजनीति ही सब कुछ नहीं है। इतिहास का सरोकार उतना ही संस्कृति से है जितना राजनीति से है। यानी कि जो उनके गुरु थे, उन गुरु ने राजनीति पर ज़्यादा जोर दिया, लेकिन जो बर्कहार्ट था उसने राजनीति के साथ साथ इतिहास पर भी जोर दिया कि इतिहास का अध्ययन संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है जितना राजनीति से जुड़ा हुआ है। तो संस्कृति को उसने ज़्यादा अहमियत दी। और ये जो आप नाम पढ़ रहे हैं, जैकब बर्कहार्ट, 1860 में इन्होंने द सिविलाइजेशन ऑफ द रिनेंसा इन इटली ये पुस्तक लिखी। तो इस पुस्तक, इसमें उसने पाठकों का ध्यान साहित्य, वास्तुकला, चित्रकला की ओर आकर्षित किया। यह बताया कि 14वीं सदी से 17वीं सदी के मध्य इटली के नगरों में किस प्रकार मानवतावादी संस्कृति पनपी। तो मानवतावाद जो है उसका जनक भी जैकब बर्कहार्ट को माना जाता है। इसको नोट करें, मानवतावाद का जो जनक माना जाता है जैकब बर्कहार्ट को माना जाता है, जो स्विट्जरलैंड के ब्रेसले विश्वविद्यालय के इतिहासकार थे। उन्होंने लिखा कि यह संस्कृति एक नए विश्वास पर आधारित है। व्यक्ति अपने बारे में खुद निर्णय लेने और अपनी क्षमता को आगे बढ़ाने में समर्थ है। ऐसा व्यक्ति आधुनिक था, जबकि मध्यकालीन जो मानव है चर्च के नियंत्रण में था। यानी कि अब जो जैकब बर्कहार्ट ने जो मानवतावाद का एक नया विचार संस्कृति को सामने रखा, तो उसमें था कि मनुष्य में रुचि लेना शुरू किया, आदर करना, उसके जीवन को समृद्ध बनाने का प्रयास करना, परलोक की चिंता छोड़ दो, इसी लोक की स्थिति को सुधारने पर बल दिया। यानी कि अब केंद्र में मनुष्य को रखा गया। उसके दुख, दर्द, समस्याएं जो आज जिनको फेस कर रहा है उनका सामना करना, दूसरे जन्म में क्या होगा, परलोक में क्या होगा, मृत्यु के बाद क्या होगा, इन विषयों को छोड़ दो। तो ये इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार था। इटली के नगरों का पुनरुत्थान, दोबारा से उत्थान होना, उन्नति होना। पश्चिमी रोम साम्राज्य के पतन के बाद, आपने पिछले अध्यायों में पढ़ा था कि जो रोम साम्राज्य था उसका पतन कैसे हो, उसके बारे में पढ़ा था। उसके पतन के बाद इटली के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र जो थे उनका विनाश हो गया था। इस समय कोई भी एकीकृत सरकार नहीं थी इटली में। रोम का जो पोप था वो अपने राज्य में बेशक सार्वभौम था, लेकिन समस्त यूरोपीय राजनीति में इतना मजबूत नहीं था। एक अंधकार जैसा युग था ये। एक अरसे से पश्चिम यूरोप के क्षेत्र सामंती संबंधों के कारण एक नया रूप ले रहे थे। लातीनी चर्च के नेतृत्व में उनका एकीकरण हो रहा था। कुछ धीरे धीरे समय के साथ बदलाव आ रहे थे। इसी समय पूर्वी जो यूरोप बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासन में बदल रहा था, उधर कुछ और पश्चिम में इस्लाम की साझी सभ्यता एक निर्माण हो रही थी। बाइजेंटाइन जो साम्राज्य था, ये पूर्वी रोमन साम्राज्य जो था उसकी राजधानी कस्तूनतूनिया थी। यह मध्य युग में रोमन साम्राज्य को दे दिया गया था। तो आज तुर्की में इसे इस्तंबुल कहते हैं। तुर्की में आज ये भाग है, इसको इस्तंबुल के नाम से जाना जाता है। तो दूसरा और क्या हो रहा था कि इस्लाम के रूप में भी एक नया मत सामने आ रहा था, उसका प्रचार प्रभाव बढ़ रहा था। इटली एक कमज़ोर देश था, अनेक टुकड़ों में बटा हुआ था, परंतु इन्हीं परिवर्तनों ने जो इतालवी संस्कृति थी उसके पुनरुद्धान में योगदान देना शुरू कर दिया। जो उसकी कमजोरी थी अब वो धीरे धीरे ताकत बन रही थी। बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच बढ़ते व्यापार से
इटली के जो तटवर्ती बंदरगाह थे वे दोबारा से जीवित हो उठे। 12वीं सदी से जब मंगोलों ने चीन के साथ रेशम मार्ग को का व्यापार शुरू किया, तो इसके कारण पश्चिमी यूरोप के जो व्यापार है उसको बढ़ावा मिला और इसमें इटली के प्रमुख जो नगर थे उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब वे अपने को शक्तिशाली साम्राज्य का अंग, अब थोड़ा आगे देखेंगे, पहले मैप देख लेते हैं। ये इटली का राज्य देखिए, सारा इटली है जो आप देख रही हैं, इस प्रकार का जो एक बना हुआ है। तो इसमें जैसे ये रोम दिया हुआ है, नाम पढ़ रहे हैं आप, फ्लोरेंस है, बोलोनिया, मतुआ, वेनिस, ये जनेवा इधर स्विट्ज़रलैंड चला गया। तो इस सारा जो क्षेत्र है ये आप अच्छे से समझे, जब भी आप इनको पढ़ते हैं स्थानों को, तो मैप में एक बार एटलस में इनको ज़रूर देखने का प्रयास करें, उससे आपको समझने में और इनको याद रखने में आसानी होगी। वे अपने आप को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में नहीं देखते, बल्कि स्वतंत्र नगर राज्यों के का एक समूह मानते थे। नगरों में जैसे फ्लोरेंस था, वेनिस था, ये गणराज्य थे जहाँ के जो मुखिया थे वो चुने जाते थे, गणराज्य। कई अन्य दरबारी नगर भी थे जहाँ राजकुमार शासन चलाते थे। इनमें सर्वाधिक जो जीवंत शहर है उनमें वेनिस पहले नंबर पर और दूसरा जिनेवा था। वे यूरोप के अन्य जो क्षेत्र हैं उनसे इस दृष्टि में अलग थे कि यहाँ धर्माधिकारी, जो धर्म के अधिकारी थे, पोप का जो प्रभाव था, और सामंत वर्ग के राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं थे, कि यहाँ पर इन दो शहरों में, जिनेवा और वेनिस में, जो धर्म और सामंतवाद था उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं था। नगर के जो धनी व्यापारी महाजन नगर के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेते थे, जिससे नागरिकता की भावना पनप सके। यहाँ तक कि इन नगरों का जो शासन है सैनिक तानाशाहों के हाथ में भी रहा हो, तब भी नगरों के जो निवासी अपने आप को यहाँ का नागरिक कहने में गर्व महसूस करते थे। यहाँ की शासन यहाँ अच्छा था, अच्छे सिस्टम बना हुआ था, तो लोग गर्व महसूस करते थे, चाहे वहाँ गणराज्य रहा या सैनिक तानाशाह रहे, तब भी लोग यहाँ रहने में, अपने आप को यहाँ का नागरिक कहने में गर्व महसूस करते थे। ये इसकी विशेषता थी। जबकि यूरोप के जो अन्य शहर थे उनमें ऐसा नहीं था। अब नेक्स्ट देखिए हेडिंग नगर राज्य, इनको नोट करते रहें साथ साथ। कार्डिनल गेस्पारो कोंतिरिनी, जो नाम दिया हुआ है, 1483 से 1542 ने अपने ग्रंथ द कॉमनवेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफ पेनिस 1534 में इन्होंने लिखा, में अपने नगर राज्य की जो लोकतांत्रिक सरकार है उसके बारे में इन्होंने लिखा। अपने राज्य की नगर के राज्य की जो लोकतांत्रिक सरकार थी उसके बारे में क्या लिखा। हमारे वेनिस के संयुक्त मंडल, कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ का मतलब संयुक्त मंडल की संस्था के बारे में जानने पर आपको ज्ञात होगा कि नगर का संपूर्ण जो अधिकार है एक ऐसी परिषद के हाथों में है जिसमें 25 वर्ष से अधिक आयु वाले जो अमीर संभ्रांत वर्ग के सभी पुरुषों को सदस्य मिली हुई है। यानी कि जो अमीर संभ्रांत कुलीन जो वर्ग है उसके 25 वर्ष से अधिक आयु के जो नवयुवक हैं या पुरुष हैं, उन सभी को इसकी सदस्यता मिलती है जो शासन चलाते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा नियम क्यों बनाया कि सामान्य जनता को नागरिक वर्ग में, जिसके हाथ में संयुक्त मंडल के शासन की बागडोर है, क्यों शामिल नहीं किया जाए, कि भी जनता को नागरिक वर्ग में, सामान्य जो लोग हैं, सामान्य जो जनता है, उसको इसमें शामिल क्यों नहीं, सामान्य नागरिक क्यों शामिल नहीं हुए, उसका कारण वो क्या बताते हैं। क्योंकि उन नगरों में अनेक प्रकार की गड़बड़ियाँ और उपद्रव होते रहते थे जो शायद सामान्य लोग करते थे। वहाँ की जनता पर जन सामान्य का प्रभाव रहता है। तो कुछ लोगों के विचार इससे अलग थे। कुछ का कहना था कि यदि संयुक्त मंडल का शासन संचालन अधिक कुशलता से चलाना है तो योग्यता और संपन्नता को आधार बनाना चाहिए। योग्यता और संपन्नता, अमीरी। दूसरी ओर सच्चरित्र नागरिक, जिनका बहुत अच्छा चरित्र था, उनका जिनका लालन पोषण उदार वातावरण में हुआ, बिल्कुल अच्छे वातावरण में जो पले बड़े, बेशक वे निर्धन हो, इसलिए हमारे बुद्धिमान और विवेकपूर्ण जो पूर्वज हैं उन्होंने यह विचार रखा, इस सार्वजनिक नियम को बदलकर धन संपदा को आधार न बनाकर कुलीन जो वंशीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए।
कि अगर गरीब भी हैं तो वो अच्छे संपन्न संस्कारी लोग हों, जैसे इसमें दिया हुआ है, जिनका लालन पोष पालन जो है उदार अच्छे वातावरण में हुआ हो। अमीरी और जो गरीब लोग हैं वो जो उपद्रव होते रहते थे गांव में, शहरों में जन सामान्य उपद्रव होते थे, गड़बड़ियाँ होती थी, तो उनको, अगर उन लोगों को उसमें शामिल कर लिया तो इस प्रकार की गतिविधियाँ और बढ़ जाएंगी। तो ये कहते हैं कि विवेकवान, बुद्धिमान और जो संपन्न लोग हैं, योग्यता रखते हैं, उन्हीं को इसमें शामिल रखने का विचार पूर्वजों ने इसलिए दिया था। तथापि इस शर्त के साथ केवल उच्च अभिजात वंशीय लोग ही सत्ता में न रहें। ऐसा करने के से चंद लोगों की शक्ति बढ़ जाएगी, न कि संयुक्त मंडल की। तो गरीब लोगों को छोड़कर सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व सत्ता में होना चाहिए, चाहे वे अभिजात वंश से हों या वे लोग हों जो अपने विशिष्ट गुणों के कारण उदार हों, महान हों। उन सभी को सरकार चलाने में भूमिका या अधिकार मिलना चाहिए। अब यहाँ एक चित्र दिया हुआ है, ये चित्र देखिए आप, जी बेलिनी का दी रिकवरी ऑफ द रैलिक ऑफ द होली क्रॉस, यानी कि पवित्र क्रॉस के स्मृति शेष की पुनर्प्राप्ति। 1370 की जो घटना की याद में 1500 में ये बना, परंतु इसमें चित्रण 15वीं शताब्दी के वेनिस का है, ये जो चित्र बना हुआ है। अब यहाँ महत्वपूर्ण कुछ तिथियाँ दी हुई हैं 14वीं 15वीं शताब्दी की, इनको एक बार देखें। 1300 में इटली के जो पादुआ विश्वविद्यालय, उसमें मानवतावाद को पढ़ाया जाने लगा था, इनको नोट करना। 1341 में पेट्रार्क को रोम में राजकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1349 में फ्लोरेंस में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1390 में जेफरी चौसर की कैंटरबरी टेल्स का प्रकाशन हुआ। 1436 में ब्रूनेलेसी ने फ्लोरेंस में ड्यूमा का परिरूप तैयार किया। 1453 में कुस्तुनतुनिया के बाइजेंटाइन शासक को ओटोमन तुर्की ने पराजित कर दिया था। 1454 में गुटेनबर्ग ने विभाज्य टाइप से बाइबल का प्रकाशन किया, जो टाइपराइटर प्रिंटिंग प्रेस। 1484 में पुर्तगाली गणितज्ञों ने सूर्य का अध्ययन कर अक्षांश की गणना की। 1492 में कोलंबस अमेरिका पहुंचा। 1495 में लियोनार्डो दा विंची ने द लास्ट सपर, अंतिम जो रात्रि भोज है, उसका चित्र बनाया। और 1512 में माइकल एंजिलो ने सिस्टीन चैपल की छत का चित्र बनाया। अब आगे देखिए मानवतावाद और जो विश्वविद्यालय है उनका क्या संबंध रहा। विश्वविद्यालय और मानवतावाद। यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली के शहरों में स्थापित होने लगे। 11वीं शताब्दी में पादुआ और बोलोनिया विश्वविद्यालय विधि शास्त्र, कानून की पढ़ाई के केंद्र बन गए। पादुआ विश्वविद्यालय और बोलोनिया जो है कानून की पढ़ाई के लिए, विधि शास्त्र के अध्ययन के केंद्र बन गए। इसका कारण यह है कि इन नगरों में प्रमुख जो क्रियाकलाप थे व्यापार और वाणिज्य से जुड़े हुए थे, इसलिए वकीलों और जो नोटरी, सोलिसिटर और अभिलेखपाल, जो नोटरी लिखने के काम करते हैं, आप कोर्ट कचहरी में देखते हैं लिखा पढ़ी के जो काम करते हैं, की बहुत अधिक आवश्यकता होती थी, क्योंकि वे नियमों को जानते थे, लिखते थे, उनकी व्याख्या करते थे, समझौते तैयार करते हैं। ये स्थितियाँ आज भी आप कोर्ट में देखते हैं उसी प्रकार की। इनके बिना बड़े पैमाने पर व्यापार संभव नहीं था। यही कारण है कि कानून का अध्ययन एक प्रिय विषय बन गया। लेकिन कानून के अध्ययन में यह बदलाव आया कि उसे रोमन संस्कृति के संदर्भ में पढ़ाया जाने लगा। रोमन संस्कृति में फ्रांचेस्को पेट्रार्क 1304 से 1378 इस परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके नेता, लीडर माने गए फ्रांचेस्को पेट्रार्क को, इसको भी नोट करना आप। पेट्रार्क के लिए पुराकाल एक विशिष्ट सभ्यता थी। जो प्राचीन समय था हमारा यूनानियों का, रोमनों का, वो बहुत ही महान था, विशेष था, वास्तविक शब्दों के माध्यम से अच्छी तरह समझा जा सकता है। उसने इस बात पर जोर दिया कि इन प्राचीन लेखकों की रचनाओं का अच्छी तरह से अध्ययन किया जाना चाहिए। तो इस शिक्षा के कार्यक्रम में यह अंतर्निहित था कि बहुत कुछ जानना बाकी है, यह हम
केवल धार्मिक शिक्षण से नहीं सीखते। इसी नई संस्कृति को 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने मानवतावाद का नाम दिया। जो ये एक शुरू हुआ था, फ्रांचेस्को पेट्रार्क ने जो शुरू किया, इस कानून को जो यूनानी और रोमन सभ्यता है उससे जोड़कर उसके संदर्भ में पढ़ाया जाने वाला लगा। उसमें इसी को धीरे धीरे फिर 19वीं सदी में मानवतावाद का नाम दे दिया गया। तो 15वीं शताब्दी के जो शुरुआती जो दशक हैं उनमें मानवतावादी शब्द उन अध्यापकों के लिए प्रयोग होता था जो व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास, नीति शास्त्र विषय पढ़ाते थे। तो ये मानवतावादी विषय कहे गए शुरू में। लातीनी जो शब्द है ह्यूमिनिटास, जिससे ह्यूमिनिटीज शब्द बना है, जिसे कई शताब्दियों पहले रोम के वकील और निबंधकार सिसरो, जिसका जो समय है 106 बीसी से 43 बीसी यानी कि ईस्वी पूर्व में रहा। ईस्वी पूर्व में सिसरो जो थे रोम के वकील भी थे और निबंधकार, कहानीकार भी थे, जो कि जूलियस सीजर का समकालीन था। अपने पीछे पड़ा था। ये संस्कृति के अर्थ में लिया था। इन्होंने, सिसरो ने, इस ह्यूमैनिटीज जो शब्द है इसका जो प्रयोग है वो संस्कृति के अर्थ में लिया था। ये विषय धार्मिक नहीं थे वरन कौशल पर आधारित थे, जो व्यक्ति चर्चा और वाद विवाद से विकसित करता है। तो ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी कि उन्होंने चर्चा, व्यक्तिवाद की चर्चा की, वाद विवाद की जो एक भावना है उसको विकसित करने का प्रयास किया और इसको संस्कृति के रूप में ह्यूमनिटाज या ह्यूमनिटीज़ का प्रयोग किया था सिसरो ने। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, ये धार्मिक विषय नहीं था। इन क्रांतिकारी विचारों ने अनेक विश्वविद्यालयों का ध्यान आकर्षित किया। इनमें एक नया विश्वविद्यालय था जिसका नाम था फ्लोरेंस, जो अभी स्थापित हुआ, जो पेट्रार्क का स्थायी नगर निवास भी था। फ्रांचेस्को पेट्रार्क जो है इसी फ्लोरेंस के रहने वाले थे। इस नगर ने 13वीं सदी के अंत तक व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष तरक्की नहीं की थी, परंतु 15वीं शताब्दी में सब कुछ पूरी तरह से बदल गया था। किसी भी नगर की पहचान उसके महान नागरिकों के साथ उसकी संपन्नता से भी बनती है। फ्लोरेंस की जो समृद्धि है उसमें दो लोगों का विशेष हाथ रहा। एक व्यक्ति थे दांते अलिघियरी। दांते अलिघियरी 1265 से 1321, जो किसी विशेष संप्रदाय, धार्मिक जो संप्रदाय उससे संबंधित नहीं थे, पर उन्होंने अपनी कलम जो है धार्मिक विषयों पर चलाई। दूसरे व्यक्ति थे कलाकार जोटो 1267 से 1337, जिन्होंने जीते जागते रूपचित्र तैयार किए। उनके बनाए ये जो रूप चित्र थे पहले के कलाकारों की तरह बेजान नहीं थे। इसके बाद धीरे धीरे फ्लोरेंस इटली के सबसे जीवंत जो बौद्धिक नगर के रूप में जाने जाने लगे थे। फ्लोरेंस कलात्मक और संस्कृतियों के सृजन के केंद्र बन गए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण एक केंद्र बन गया था। रेनेसां व्यक्ति शब्द का प्रयोग प्राय उस मनुष्य के लिए किया जाता है जिसकी अनेक रुचियां हों। यानी कि रेनेसां अगर व्यक्ति, मैन, रेनेसां मैन या व्यक्ति जो है उसका जो शब्द का प्रयोग है अनेक रुचियों वाला जो व्यक्ति है उसके लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें अनेक हुनर हो, अनेक दक्षताएं हो, अनेक विषयों में महारत उसके पास हासिल हो। पुनर्जागरण काल में ऐसे अनेक महान लोग हुए जो अनेक रुचियां रखते थे। कई कलाएं उनके पास होती थी, कई कलाओं में वो कुशल होते थे। उदाहरण के लिए एक ही व्यक्ति विद्वान हो सकता है, कूटनीतिज्ञ, धर्म शास्त्रज्ञ, कलाकार, बहुत सारे जिसके अंदर गुण हो। अब यहाँ जो 3 नाम हमने विशेष रूप से पढ़े उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था फ्रांसिस्को पेट्रार्क। तो जो फ्रांसिस्को थे उनको पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, इसको नोट करें। पुनर्जागरण का पिता भी जो फ्रांसिस्को पेट्रार्क है उसको कहा जाता है। उनका जन्म 1304 में इटली के नगर फ्लोरेंस में हुआ था। उसने अपनी शिक्षा बोलोनिया जो विश्वविद्यालय उससे प्राप्त की थी। उसने अपना अधिकांश समय प्राचीन जो लातीनी ग्रंथ हैं उनके अध्ययन में लगाया। उसने संपूर्ण यूरोप में मानवतावादी जो विचारधारा उसको प्रोत्साहित किया। उसने लोरा नाम की एक जो स्त्री थी जिसे वह बेहद प्यार करते थे,
बहुत प्यार करता था उससे वो, और उसके ऊपर उसने अनेक कविताएं भी लिखी। साहित्य के क्षेत्र में भी उनका उल्लेखनीय योगदान रहा। उसी के कारण 1341 में रोम में उन्हें राजकवि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। तो ये हमने फ्रांसिस्को जो पेट्रार्क है उसके बारे में जाना। अब दूसरा देखिए, दांते अलघियारी के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। जो दांते हैं उनकी गणना इटली के महान कवियों में की जाती है, जो हमने भी पढ़ा इसमें। इनका जन्म 1265 में फ्लोरेंस के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। यद्यपि इनका चर्च में पूर्ण विश्वास था, किंतु अपने जो पादरी हैं उनके भ्रष्टाचारी जीवन की इन्होंने कटु आलोचना की। उसने अनेक पुस्तकों की रचना की। इसमें सर्वाधिक उल्लेखनीय डिवाइन कॉमेडी भी इनकी प्रमुख रही। इस काल्पनिक कथा में दांते ने नर्क और स्वर्ग का एक यात्रा का वर्णन किया हुआ है डिवाइन कॉमेडी में। और दांते के उल्लेखनीय योगदान के कारण उसे ठीक ही प्राचीन और आधुनिक जो दुनिया है उसके मध्य में एक पुल के रूप में माना गया है। तो दांते जो हैं उसके बारे में बी के गोखले जो बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार है उन्होंने कहा कि दांते को ठीक ही पुनर्जागरण साहित्य का सुबह का तारा कहा जाता है। तो ये दो व्यक्ति। तीसरा, जोटो जो हैं वो भी इटली का एक महान चित्रकार था। उसने चित्रकला को एक नई दिशा प्रदान की। उसने अत्यंत सुंदर प्राकृतिक चित्र बनाए। ये चित्र देखने में बिल्कुल सजीव लगते थे। इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र असीसी असीसी था। इसमें बाल ईसा मसीह को दिखाया गया था। उसने चर्च की दीवारों पर भी अनेक चित्र बनाए। उसने चित्रों की जो पृष्ठभूमि है उसके लिए कुछ नए रंगों का प्रयोग किया। उसके चित्रों ने आने वाले चित्रकारों को एक नई प्रेरणा दी। तो ये मुख्य रूप से हमने इन कलाकार जो महान व्यक्ति थे ये इस समय के, उनके बारे में जाना। अब नेक्स्ट देखिए, पीछे हमने छोड़ दिया था फ्लोरेंस के जो मानवतावादी जोवानी पिको देला मिरांदोला जो व्यक्ति का नाम है, 1463 से 94 का समय रहा। ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन 1486 में इन्होंने ये पुस्तक लिखी, ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन। इसमें वाद विवाद के महत्व पर उन्होंने बल दिया। जैसे अरस्तु और प्लेटो के अनुसार सत्य की खोज करने और इसे प्राप्त करने के लिए वे हमेशा जुटे रहते थे। उनका कहना था कि जहाँ तक हो सके विचार गोष्ठियों से जाना चाहिए, वाद विवाद करना चाहिए। जो विचार गोष्ठी उनमें भी जाना चाहिए और वाद विवाद भी करना चाहिए। यह उसी तरह है जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए कसरत जरूरी है। दिमाग की ताकत को बढ़ाने के लिए शब्दों के जो दंगल हैं उसमें उतरना बहुत ज़रूरी है। इससे दिमाग की ताकत बढ़ने के साथ साथ और अधिक ओजस्वी होती है। तो ये अरस्तु और प्लेटो के माध्यम से ये बताया गया। जो जिवानी पिको देला मिरांदोला थे ये भी एक फ्लोरेंस के एक महान मानवतावादी थे। यह प्लेटो के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उसने फ्लोरेंस में मार्सिलो फिसिनी के साथ मिलकर एक प्लेटोनिक एकेडमी की स्थापना भी की थी। तो उसने अनेक विद्वानों और लेखकों को गोष्ठियों के लिए आमंत्रित किया जाता था इस जो एकेडमी में। उनसे 1486 में ओरेसन ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन जो आपने पढ़ा था इसमें की रचना की। इसमें उसने मानववाद विवाद के महत्व पर प्रकाश डाला। ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन जो है ये 1486 में। तो एक विचार काव्य गोष्ठी इसके लिए इन्होंने एक एकेडमी भी खोली थी। तो ये भी एक महान व्यक्ति थे। एक ये चित्र देखिए, चित्र जो है फ्लोरेंस शहर का है, 1470 में बनाया गया एक रेखा चित्र है जिसमें आप इसकी प्रगति को देखते हैं। भीड़ भाड़, शहर, मकान, ये इसमें दिखाया गया है। ये जोटो द्वारा जो चित्रित असीसी जो पिक्चर है वो दिखाई, जिसमें ईसा मसीह के बाल रूप को दिखाया गया था। ये जोटो द्वारा आप पिक्चर बनाई हुई देख रहे हैं जो प्रसिद्ध चित्र है। इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण देखिए। मानवतावादी समझते थे कि वह अंधकार की कई शताब्दियों बाद सभ्यता के सही रूप को पुनः स्थापित कर रहे हैं।
ऐसा मानवतावादी मानने लगे थे कि जो अंधकार युग था वो समाप्त होकर अब हम दोबारा से सभ्यता का जो सही एक क्रम है उसको स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पीछे मान्यता थी कि रोमन साम्राज्य टूट जाने के बाद अंधकार जो युग है वो शुरू हुआ। मानवतावादियों की भांति बाद के विद्वानों ने भी बिना कोई प्रश्न उठाए यह मान लिया था कि यूरोप में 14वीं सदी के बाद नए युग का प्रारंभ हुआ, ऐसा मान लिया था। मध्यकाल जैसी जो संज्ञाएं हैं उनका प्रयोग रोम साम्राज्य के पतन के बाद 1000 वर्षों के समय के लिए किया गया। मध्यकाल उनके यह तर्क थे कि मध्य युग में चर्च ने लोगों की सोच को इस तरह जकड़ रखा था कि यूनान और रोम वासियों का जो समस्त ज्ञान है उनके दिमाग से निकल चुका था चर्च के जकड़ के कारण। और मानवतावादियों ने आधुनिक शब्द का प्रयोग 15वीं शताब्दी से शुरू होने वाले काल के लिए प्रयोग किया। तो मानवतावादी और बाद के जो लोग थे उन्होंने ये जो कालक्रम है उसको इस प्रकार दिखाया कि 5 से 14 जो शताब्दी उसको मध्य युग इन्होंने कहा। तो 5 से आगे इसके फिर टुकड़े, जैसे 5 से 9वीं शताब्दी को अंधकार युग कहा, 9 से 11 तक आरंभिक मध्य युग कहा और 11 से 14 तक उत्तर मध्य युग कहा। और उसके बाद जब 15वीं शताब्दी शुरू हुई तो 15वीं शताब्दी को इन्होंने आधुनिक युग कहा। और जो आप पढ़ें प्राचीन जो है आरंभ से लेकर यानी कि शुरू से लेकर 5 तक, यानी कि शुरू से और 5वीं सदी तक, 5वीं सदी तक जो है इन्होंने इस समय को शुरू से 5वीं सदी का जो समय है उसको प्राचीन कहा। यानी कि यूरोपीय जो इतिहास है उसको इन्होंने 3 भागों में बांट दिया। जो प्राचीन इतिहास है उस प्राचीन इतिहास को इन्होंने आरंभ से 5वीं सदी तक कहा, फिर 5वीं सदी से 14वीं सदी तक, 5वीं सदी से 14वीं सदी तक मध्य युग कहा और 15वीं सदी से आधुनिक युग कहा। तो ये 3 भागों में इसने यूरोपीय इतिहास को इन्होंने बांट दिया था। तो इसको आप आसान से शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि जो यूरोपीय इतिहास था, ये यूरोपीय इतिहास है, इसको इन्होंने 3 भागों में बांट दिया। पहला नंबर 1 ये है 0 से 5वीं यानी कि शुरू से 5वीं सदी तक का समय, ये नंबर 1 हो गया। फिर नंबर 2 में नंबर 2 5वीं से 14वीं सदी तक का नंबर 2 हो गए। और नंबर 3 जो है, नंबर 3 15वीं सदी में। तो ये 3 इन्होंने यूरोप का जो इतिहास है उसको 3 भागों में ऐसे बांट दिया। फिर जो मध्य युग है 5 से 14 को, उसको भी आगे इन्होंने 3 भागों में ये बांट दिया था, जिसको ये बीच में दिया हुआ है। आप इसको आसानी से ऐसे समझ सकते हैं। हाल ही में अनेक जो इतिहासकारों ने काल विभाजन पर इस पर सवाल उठाए। इस काल के यूरोप के बारे में जैसे जैसे खोजें और शोध बढ़ते गए वैसे वैसे विद्वानों ने शताब्दियों की जो सांस्कृतिक समृद्धि और असमृद्धि को आधार मानकर तीक्ष्ण विभाजन करने में दुविधा जताई। किसी भी काल को अंधकार युग की संज्ञा देना उचित नहीं है, क्योंकि हर युग में कोई न कोई मनुष्य का सभ्यता का विकास का कोई न कोई कार्य अवश्य हुआ होगा, तभी आधुनिक विश्व इस स्टेज पर पहुंचा है। तो ये इस आधार पर इसका विरोध करते हैं कि ऐसा किसी भी समय को हम अंधकार युग नहीं कह सकते। हर युग में उस समय के हिसाब से कोई ना कोई प्रगति मनुष्य और संस्कृति के विकास में योगदान जरूर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए, विज्ञान और दर्शन का जो क्षेत्र है उसमें अरबी लोगों का क्या योगदान रहा। अब इसको देखिए कि पूरे मध्यकाल में ईसाई जो गिरजाघर हैं, चर्च, मठ, उनके विद्वान यूनानी और जो रोमन विद्वानों की कृतियों से परिचित थे। यानी कि पूरे जो मध्यकाल था उस मध्यकाल में ईसाई जो गिरजाघर, मठ के विद्वान यूनानी और रोमन जो एक कृतियाँ थी, जो साहित्य था, उससे परिचित थे। पर इन लोगों ने इन रचनाओं का प्रचार प्रसार नहीं किया, अपने तक सीमित रखा। 14वीं सदी में अनेक जो विद्वान हैं उन्होंने प्लेटो और अरस्तु के जो ग्रंथ हैं उनके अनुवादों को पढ़ना शुरू किया। प्लेटो और अरस्तु प्राचीन काल के हो गए, तो उनके ज्ञान विज्ञान को इन्होंने फैलने नहीं दिया था। तो अब जो है
14वीं सदी में फिर अनेक विद्वानों ने प्लेटो और जो अरस्तु हैं उनके ग्रंथों का अनुवाद को पढ़ना शुरू किया। इसके लिए वे अपने विद्वानों के लिए ऋणी नहीं थे, अपने विद्वान नहीं अपने देश के, बल्कि वे अरब के जो अनुवादक थे उनके ऋणी थे, जो अरब के लोग थे जिन्होंने उनके प्लेटो और अरस्तु के जो ग्रंथ हैं उनका अनुवाद किया था। उन्होंने अतीत की जो पांडुलिपियां उनको सुरक्षित रखा, अनुवाद सावधानी पूर्वक किया, तो इस कारण से ऋणी थे। अरबी भाषा में जो प्लेटो है उसको अफलातून, यानी कि अफलातून और प्लेटो एक ही नाम है अरबी भाषा में, इसको अफलातून कहा गया। और अरिस्टोटल और अरस्तु, अंग्रेजी में भी अरिस्टोटल ही बोलते हैं, तो अरिस्टोटल और अरस्तु एक ही नाम है। तो जबकि एक और यूरोप के विद्वान यूनानी जो ग्रंथ हैं उनके अरबी में अनुवाद कर रहे थे। यूरोप के जो विद्वान हैं यूनानी जो ग्रंथ थे उनका अरबी में अनुवाद कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर जो यूनानी विद्वान थे, यूनानी जो विद्वान अरबी और फारसी विद्वानों की कृतियों को अन्य यूरोप के लोगों के बीच प्रचार के लिए अनुवाद कर रहे थे। तो दोनों ही पक्षों के लोग इनका अनुवाद कर रहे थे, एक दूसरे को पढ़ने को वो चीज़ें मिल रही थी। यानी कि यूरोप के जो विद्वान थे वो यूनानी ग्रंथों को अरबी भाषा, अरबी अनुवादकों का अध्ययन कर रहे थे। यूनानी ग्रंथों के अरबी जो अनुवाद हैं, यानी कि यूरोप के जो विद्वान थे यूनानी जो ग्रंथ थे उन ग्रंथों का जो अरबी में अनुवाद हुआ था उसको पढ़ रहे थे, वो अरबी लोगों ने उनका अनुवाद किया था। दूसरी ओर जो यूनानी विद्वान थे वो अरबी और फारसी विद्वानों की जो कृतियाँ थी उनको यूरोपीय लोगों के बीच में प्रचार करने के लिए अनुवाद कर रहे थे उनका। तो ये ग्रंथ प्राकृतिक विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, औषधि विज्ञान और रसायन विज्ञान से संबंधित जुड़े हुए थे। टोलमी के जो अलमजेस्ट खगोल शास्त्र पर रचित जो ग्रंथ है 140 ईस्वी में पूर्व यूनानी भाषा में लिखा गया था और बाद में इसका अरबी अनुवाद किया गया था, इसको भी नोट करना। और अरबी भाषा में विशेष उपपद अल का उल्लेख है जो कि यूनानी और अरबी भाषा के बीच के संबंधों को दर्शाता है। तो जो मुस्लिम लेखक हैं उन्होंने इतालवी जो दुनिया है उसमें ज्ञानी माना जाता था। मुसलमान लेखकों को जो इतालवी जो दुनिया थी उसमें उनको ज्ञानी माना जाता था क्योंकि वो अनुवाद कर रहे थे। अरबी के हकीम और मध्य एशिया के बुखारा के जो दार्शनिक थे इब्न सीना, उनको लातीनी में एविसीना, एविसीना यानी कि इब्न सीना को जो अरब के थे उनको लातीनी में एविसीना 980 से 1037 समय। आयुर्विज्ञान जो विश्वकोश के लेखक अल रोजी जो थे उनको रेजेस के नाम से जाना गया है। तो स्पेन के जो अरबी दार्शनिक हैं इब्न रुश्द, लातीनी जो भाषा है उसमें अविरोज उनको कहा गया 1126 से 98, ने दार्शनिक ज्ञान, फैलसुफ और धार्मिक विश्वासों के बीच जो तनाव है उनको सुलझाने का प्रयास किया। जो स्पेन के अरबी दार्शनिक थे इब्न रसूद, जिसके लैतिनी भाषा में अविरोज कहा गया। तो कहीं ये नाम मिलता है, कहीं ये नाम, इनको देखकर ये लगता है कि ये जो यूरोप के विद्वान थे ऊपर भी जैसे इब्न सीना का नाम एवी सीना है, लेकिन ये अरबी लोग थे। उनकी जो पद्धति है उसको ईसाई चिंतकों द्वारा अपना लिया गया था। तो मानवतावादी अपनी बात लोगों तक तरह तरह अलग अलग तरीक़ों से पहुंचाने लगे। यद्यपि विश्वविद्यालयों में पाठ्यचर्या पर कानून, आयुर्विज्ञान, धर्मशास्त्र का दबदबा रहा विश्वविद्यालयों में, लेकिन फिर भी मानवतावादी जो विषय हैं धीरे धीरे स्कूलों में पढ़ाए जाने लगे थे। यह सिर्फ इटली में नहीं बल्कि यूरोप के जो अन्य देश थे उनमें भी हो रहा था, परिवर्तन शुरू हो रहा था। यहाँ देखिए दिया हुआ है इन नामों को, जो नाम आपने अभी इसमें अरबी में पढ़े और साथ में लातीनी भाषा में यूरोपियन जो नाम उनके लिखे गए, तो इन व्यक्तियों के जो नाम यूरोपीय वर्तनी ने बाद की पीढ़ियों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वे यूरोपीय थे, लेकिन वो एक्चुअल में अरबी लोग थे। लेकिन जब उन्होंने अगली पीढ़ियाँ जो थी वो उनको इस विषय पर असमंजस पैदा हो गया कि भाई ये अरबी थे या यूरोप के थे, क्योंकि उनके नाम वो यूरोपियन जो भाषा में अलग थे उनके नाम। जैसे आपने इसमें बहुत सारे नामों को पढ़ा, इब्न सीना को पढ़ा, उसको लैटिनी में एविसीना कहा गया, इब्न रसूद को
रुश्द को अविरोज कहा गया। तो अविरोज को देखकर या एविसिना को देखकर वो भूल गए कि ये अरबी विद्वान थे। तो ऐसा इस समय ये हुआ था। तो अब ये जो मानवतावादी विषय अब स्कूलों में पढ़ाए जाने लगे थे, तो इस काल में जो विद्यालय थे केवल वो लड़कों के लिए थे, लड़कियों को उस विद्यालयों में पढ़ने की अनुमति नहीं थी। नेक्स्ट देखिए, कलाकार और यथार्थवाद। उस काल के जो लोग हैं, उन लोगों के विचार को आकार देने के जो साधन था मानवतावादियों के लिए केवल औपचारिक शिक्षा ही नहीं थी, बल्कि कला, वास्तुकला, ग्रंथों के ने मानवतावादी विचारों को फैलाने में भूमिका दी। कि शिक्षा के साथ साथ जो कला थी, वास्तुकला थी, अन्य जो ग्रंथ थे, अनेक तरीके उन्होंने मानवतावाद को फैलाने में लगाए। अब नेक्स्ट देखिए, कला प्रेमी में रची बसी होती है, इसके सार को पकड़ सकता है वही इसे पा सकता है। यानी कि कला जो है वो प्रकृति में रची बसी होती है, जो इस सार को पकड़ पाता है, समझ पाता है, वही इसे प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त आप अपनी कला को गणित द्वारा भी दिखा सकते हैं। जिंदगी की अपनी आकृति से आपकी कृति जितनी जुड़ी होगी उतना ही सुंदर आपका चित्र बनेगा। कोई भी व्यक्ति, आदमी केवल अपनी कल्पना मात्र से सुंदर आकृति नहीं बना सकता जब तक उसने अपने मन को जीवन की प्रतिछवि से न भर दिया हो। यानी कि जो आप बना रहे हैं, बाहर आपका काम दिख रहा है, जब तक आपके अंतर मन से वो नहीं निकलेगा तब तक उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। अल्बर्ट ड्यूरर जो हैं 1471 से 1528, ये उसके विचार हैं। जो कितने सुंदर विचार उन्होंने दिए हैं। ड्यूरर द्वारा बनाया गया रेखा चित्र जो प्रार्थनारत हस्त है, ये हाथ जोड़े दिखाए गए हैं। 1508 में प्रार्थनारत हस्त, प्रार्थना करते हुए हाथ, ये चित्र उसने बनाया था ड्यूरर ने। तो अल्बर्ट ड्यूरर जो है 16वीं शताब्दी का इतालवी संस्कृति का आभास कराता है, जब यहाँ के लोग गहन रूप से धार्मिक थे, परंतु उनमें मनुष्य की योग्यता पर भरोसा था कि वह निकट पूर्णता को प्राप्त कर सकता है और दुनिया और ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा सकता है। ऐसा लोगों के मन में भाव था। अब नीचे एक चित्र और दिया है। दीपाइटा चित्र में माइकल एंजिलो ने मैरी को ईसा मसीह के शरीर को धारण करते हुए दिखाया गया है। ये पाइटा चित्र के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे माइकल एंजिलो ने, जो उसका चित्रकार है, उसने मैरी को ईसा मसीह के शरीर को धारण करते हुए, ये माँ और ईसा मसीह उनके चित्र को धारण करते हुए, शरीर को धारण करते यहाँ दिखाया गया है। अब नेक्स्ट देखिए, पहले के जो कलाकारों द्वारा बनाए गए चित्रों के अध्ययन से कलाकारों को प्रेरणा मिली। रोमन संस्कृति के भौतिक अवशेषों की उतनी ही उत्सुकता से खोज की गई जितनी कि अतीत के ग्रंथों से। यानी कि अतीत के ग्रंथ तो खोजे ही गए जो रोमन सभ्यता के थे, लेकिन रोमन सभ्यता के जो अवशेष थे, खंडर, भवन, इमारतें, कुछ चीज़ें जो भी अवशेष प्राचीन उनकी संस्कृति के थे, रोमन सभ्यता के, उनकी भी बड़ी ही बारीकी से जांच खोज पड़ताल की गई। रोम साम्राज्य के पतन के 1000 साल बाद भी रोम, प्राचीन रोम और उसके जो उजाड़ नगर हैं उनके खंडरों में कलात्मक वस्तुएं मिली, बहुत सी चीज़ें प्राप्त हुई। अनेक शताब्दियों से पहले बनी आदमी औरतों की जो संतुलित मूर्तियों के प्रति आदर ने परंपरा को कायम रखने में इतालवी वास्तुविदों को जो प्रोत्साहित किया, कि बहुत सारी वहाँ ऐसी मूर्तियाँ मिली। 1416 में दोनातल्ले ने सजीव मूर्तियां बनाकर नई परंपरा कायम की। अभी इनके बारे में थोड़ा और जानेंगे। कलाकारों द्वारा हूबहू आकृति जैसी मूर्तियां बनाने की कला की जो चाह थी, वो वैज्ञानिकों के कार्य में सहायता करती है। नर कंकालों का अध्ययन करने के लिए कलाकार आयुर्विज्ञान जो कॉलेज है उनकी प्रयोगशाला में गए। बेल्जियम म्यूल के ओन्ड्रियस वेसेलियस, इसको नोट करना, जो पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक थे, ये पहले व्यक्ति थे, इनको नोट करना, जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षण के लिए मनुष्य के शरीर की चीरफाड़ की थी। तो यहीं से सबसे पहले आधुनिक शरीर जो क्रिया विज्ञान है उसका प्रारंभ हुआ। यानी कि जो ऑन्ड्रियस वेसेलियस थे, पादुआ विश्वविद्यालय में जो प्राध्यापक थे, उन्होंने सूक्ष्म मनुष्य के शरीर को चीर फाड़ करना, जैसे आज ऑपरेशन करते हैं, इसकी जो शुरुआत है उन्हीं के माध्यम से की गई थी। ये सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे। चित्रकारों के
लिए नमूने के तौर पर प्राचीन कृतियाँ नहीं थी, लेकिन मूर्तिकारों की तरह उन्होंने यथार्थ जो चित्र हैं बनाने की कोशिश की। अब उन्हें मालूम हो गया था कि रेखागणित के माध्यम से चित्रकार और अपने परिदृश्य को आसानी से ठीक तरह से समझ सकता है तथा प्रकाश के बदलते गुणों का अध्ययन करके उसके चित्रों को थ्री डायमेंशनल रूप दिया जा सकता है। लेप चित्र जो ऑयल पेंटिंग चित्र होते हैं के लिए तेल के माध्यम का प्रयोग ने इन चित्रों को पूर्व के जो तुलना में जो अधिक चित्र होते थे अधिक रंगीन और चटक बना दिया। जो ऑयल पेंटिंग थी, इसके अनेक चित्रों में दिखाए गए जो वस्त्र हैं उनके डिजाइन रंग संयोजन में चीनी और फारसी जो चित्रकला है उसका प्रभाव दिखाई देता है, जो मंगोलों से मिली थी, ये मंगोलों की देन थी। इस तरह शरीर विज्ञान रेखागणित भौतिकी सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना ने जो इतालवी परंपरा है उसको एक नया रूप दिया, जिसे यथार्थवाद कहा गया है। इसको भी नोट करना, यथार्थवाद की यह परंपरा 19वीं शताब्दी तक चलती रही। तो ये जो आपने पढ़ा, यह देखिए कि स्वनिर्मित रूप चित्र लियोनार्डो दा विंची 1452 से 1519 का है। उनकी आश्चर्यजनक जो अभिरुचि है वनस्पति विज्ञान शरीर रचना विज्ञान से लेकर गणित शास्त्र कला के तक विस्तृत थी। उन्होंने मोनालिसा और द लास्ट सपर जो चित्र हैं उनकी रचना की। उनका स्वप्न था कि वह आकाश में उड़ सके, ऐसा वो मानते थे, सोचते थे। वे वर्षों तक आकाश में पक्षियों के उड़ने का जो परीक्षण करते थे और उन्होंने एक उड़न मशीन फ्लाइंग जो मशीन थी वो बनाई, उसका डिज़ाइन बनाया और उन्होंने उसका नाम लियोनार्डो दा विंची यानी कि परीक्षण का अनुयायी रखा। ये उनकी पिक्चर दी हुई है लियोनार्डो दा विंची की। लियोनार्डो दा विंची जो है बहुमुखी प्रतिभा का व्यक्ति था। विश्व में एक चित्रकार के रूप में बहुत लोकप्रिय हुए। उनका जन्म इटली के फ्लोरेंस शहर में 1452 में हुआ था। उसने अपने जीवन काल में अनेक चित्र बनाए। इन चित्रों को देखकर उनकी प्रतिभा का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। उनके बनाए चित्रों में मोनालिसा और द लास्ट सपर ने विश्व में ख्याति प्राप्त की। उनके ये चित्र देखने में बिल्कुल सजीव लगते हैं। मोनालिसा एक साधारण स्त्री का चित्र है। इस चित्र को बनाने में लियोनार्डो को 4 वर्ष लगे। इस चित्र में मोनालिसा की जो मुस्कान है इतनी मधुर है कि इसे देखने वाला व्यक्ति आज भी चकित रह जाता है। प्रसिद्ध जो इतिहासकार है बी के गोखले, उसने लिखा कि मोनालिसा एक ऐसा चित्र है जिससे उत्कृष्ट चित्र आज तक दुनिया में नहीं बनाया जा सका। द लास्ट सपर नामक जो चित्र है वो मिलान स्थित सेंट मेरिया के गिरजाघर की दीवार पर बनाया गया है। इसमें ईसा मसीह को अपने साथियों के साथ एक मेज पर अंतिम भोजन करते हुए दिखाया गया है। द लास्ट सपर का मतलब अंतिम भोज ही होता है, रात्रि का भोजन। यह चित्र उच्च कोटि की मानवतावादी जो भावना है उनको प्रकट करता है। निसंदेह लियोनार्डो दा विंची पुनर्जागरण काल का सबसे महान चित्रकार कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए वास्तुकला। 15वीं शताब्दी में रोम जो नगर है भव्य रूप से पुनर्जीवित हो उठा था। 1417 में पोप राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली बन गए, क्योंकि 1378 में दो जो प्रतिस्पर्धी पोप के निर्वाचन से जन्मी जो दुर्बलता थी उसका अंत हो गया था। उन्होंने रोम के इतिहास के अध्ययन को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया। रोम के इतिहास पर उन्होंने जोर दिया। पुरातत्वविद जो हैं, पुरातत्व का नया जो हुनर था, रोम के अवशेषों का सावधानी से उत्खनन किया गया। इसने वास्तुकला की एक नई शैली को प्रोत्साहित किया जो वास्तव में रोमन साम्राज्य की कालीन शैली का पुनरुद्धार थी, जिसे अब शास्त्रीय शैली कहा गया। शास्त्रीय शैली किसे कहा गया? जो प्राचीन रोमन साम्राज्य की शैली थी उसको दोबारा से जीवित किया गया, उसी को शास्त्रीय शैली कहा गया। इसमें अब जो रोम के जो धार्मिक पोप थे वो भी इसमें सहयोग दे रहे थे। पोप धनी जो व्यापारी थे, अभिजात वर्ग के लोगों ने उन वास्तुविदों को अपने भवन को बनाने के लिए नियुक्त किया जो शास्त्रीय वास्तुकला से परिचित थे। चित्रकारों और शिल्पकारों ने भवनों को लेप चित्र, मूर्तियों और उभरे चित्रों से सुसज्जित किया। इस काल में कुछ ऐसे लोग हुए जो कुशल चित्रकार थे, मूर्तिकार और वास्तुकार भी थे, सभी कुछ थे। उनका सर्वश्रेष्ठ जो उदाहरण है माइकल एंजेलो बुआरोत्ती थे, जिन्होंने पोप के सिस्टीन चैपल की जो भीतरी छत थी उसमें लेप चित्र दी पाइटा, इसको नोट करें, नामक प्रतिमा बनाई।
और सेंट पीटर गिरजे का गुंबद उन्होंने डिजाइन किया। किसने? माइकल एंजेलो बुआनारोती ने। इस वजह से माइकल जो एंजेलो है अमर हो गए और ये सारी कलाकृतियाँ रोम में है। वास्तुकार जो फिलिप्पो ब्रूनेलेसी हैं, ये एक पिक्चर देखिए। 16वीं शताब्दी की इटली की वास्तुकला ने रोम साम्राज्यकालीन अनेक भवनों को विशिष्टता की नकल की। अब ये देखिए कितनी सुंदर जो ये अपनी भव्यता को प्रदर्शित कर रही है। इस प्रकार की जो एक वास्तुकला थी वो डिजाइन की गई इन चित्रकारों द्वारा, मूर्तियां इनमें बनाई गई थी। उन्होंने फ्लोरेंस के जो भव्य गुंबद था उसका प्रतिरूप तैयार किया था। उन्होंने अपना पेशा एक मूर्तिकार के रूप में शुरू किया था, लेकिन इस काल में एक और अनोखा बदलाव आया। अब कलाकार की पहचान उसके नाम से होने लगी थी, पहले की तरह संघ या गिल्ड से नहीं। क्योंकि संघ, गिल्ड या श्रेणी जो होते थे उनके अलग अलग जो लोग होते थे उनके संगठन होते थे। व्यापारिक जैसे गिल्ड होते थे, व्यापारियों के, कामगारों के, मूर्तिकारों के अलग अलग संघ बने हुए थे। तो पहले वो संघ के नाम से उनकी पहचान होती थी, लेकिन अब परिवर्तन ये आ गया था, जो कलाकार जिस मूर्ति को बनाता था, जिस चीज़ को बनाता था, वो मूर्ति या जो कलाकृति है वो उसी कलाकार के नाम के साथ जुड़ती थी। संघ के साथ साथ उस व्यक्ति का नाम भी अब चलने लगा था। ये परिवर्तन आया। प्रथम मुद्रित पुस्तकें देखिए। दूसरे देशों के जो लोग थे, यदि महान कलाकारों द्वारा चित्रित या रचित लेप चित्र, मूर्तियों और भवनों को देखना चाहते थे तो उन्हें इटली की यात्रा करनी पड़ती थी, क्योंकि इटली में इनका विकास हुआ था। किंतु जहाँ तक साहित्य की बात थी, कुछ भी इटली में लिखा गया हो विदेशों तक पहुँचा। ये सब 16वीं सदी की क्रांतिकारी मुद्रण प्रौद्योगिकी का दक्षता का एक परिणाम वजह थी। इसके लिए यूरोपीय लोग अन्य लोगों के जो मुद्रण प्रौद्योगिकी, जो टेक्नोलॉजी थी, उसके लिए चीनियों और मंगोल शासकों के ऋणी रहेंगे। क्योंकि यहाँ से कागज़ और ये जो इस प्रकार का लेखन कला, मुद्रण शैली, इसका विकास इन लोगों के द्वारा किया गया था। क्योंकि यूरोप के व्यापारी राजनीतिक जो है मंगोल लोगों के राज दरबार में अपनी यात्राओं के दौरान इस तकनीक से परिचित हुए थे। ऐसा ही अन्य जो 3 प्रमुख तकनीकें थी, जैसे आग्नेयास्त्र थे, कंपास था, फलक था, ये सारे विषय भी। 3 और चीज़ें जैसे मुद्रण से जुड़ी चीज़ें तो थी ही, लेखन, कागज़, आग्नेयास्त्र जो हथियार थे, कंपास थे, दिक्सूचक जो यंत्र होते हैं, कंपास, फलक, एबैक्स जो काउंटिंग के लिए कुछ चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं मैथमेटिक्स में। तो इन सारी चीज़ों का भी वहीं से प्रयोग हुआ। इससे पहले किसी ग्रंथ की कुछ हस्तलिखित प्रतियां होती थी। 1455 में जर्मन मूल का जो जोहानस गुटनबर्ग थे, 1455 में उन्होंने सबसे पहले छापेखाने का निर्माण किया था, जो प्रिंटिंग प्रेस थी। उसकी कार्यशाला में बाइबिल की 150 प्रतियां छपी। इससे पहले इतने ही समय में एक जो धर्म भिक्षु था, वो मॉन्क जो था, बाइबिल की केवल एक प्रति लिखता था। अब 150 छप गई थी इतने ही समय में। 15वीं शताब्दी तक अनेक जो क्लासिकी जो ग्रंथ थे, प्राचीन जो ग्रंथ थे, जिनमें अधिकतर लातिनी ग्रंथ थे, उनका मुद्रण इटली में हुआ। इटली में वो छपने लगे प्रिंटिंग प्रेस से, क्योंकि मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध होने लगी, उनका क्रय विक्रय होने लगा, बाजार में आने लगी। छात्रों को केवल अध्यापकों के जो व्याख्यान से बने नोट्स, उन पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। अब विचार, मत और जानकारी पहले की अपेक्षा तेज़ी से फैल रही थी। जैसे अगर आज आप बात करें, वही बात है उस समय के समय में, और आज और नई तकनीकी आई। जैसे आप इंटरनेट से जुड़ गए, आपके पास सोर्स है, आपके हाथ में इतनी जानकारी है, आप फ़ोन से, टैब से बहुत सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। तो इसी प्रकार का ये परिवर्तन उस समय भी इसी प्रकार का परिवर्तन माना गया। नए विचारों को बढ़ावा देने वाली जो एक मुद्रित पुस्तक है, कई सौ पाठकों तक बहुत जल्दी पहुंच सकती थी। अब पाठक एकांत में बैठकर पुस्तकें पढ़ सकता था, क्योंकि वह उन्हें बाजार से खरीद सकता था। इससे लोगों को पढ़ने की एक आदत बनने लगी। 15वीं शताब्दी में के अंत में इटली की जो मानवतावादी संस्कृति थी, उसका आल्प्स पर्वत के पार तेजी से फैलने का मुख्य कारण यही था कि पर्वतों का पुस्तकों का सही वितरण हो रहा था, छप के बंट रही थी वो विश्व में। इससे स्पष्ट है कि पहले के जो बौद्धिक आंदोलन है वो खास क्षेत्रों तक सीमित क्यों रहते थे, क्योंकि उनमें लेखन कला का, पुस्तकों का इतना अधिक प्रचार प्रसार नहीं हो पाता था।
अब यहाँ इस पिक्चर को देखिए, द ड्यूमा जो फ्लोरेंस का ये एक कैथीड्रल का गुंबद है, इसका डिज़ाइन ब्रूनोलेसी द्वारा किया गया। लियोनी बत्तिस्ता अल्बर्टी ने कला सिद्धांत और वास्तुकला पर लिखा। उन्होंने लिखा कि मैं उसे वास्तुविद मानता हूँ जो नए नए तरीकों का आविष्कार कर इस तरह से अपने निर्माण को पूरा करे कि उसमें भारी वजन को ठीक से बैठाया गया हो, संपूर्ण कृति के संयोजन द्रव्यमान में ऐसा तालमेल हो कि उसका सर्वाधिक सौंदर्य उभर कर सामने आए, और ताकि मानव मात्र के लिए इसका श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ उपयोग हो। तो ऐसा ये इस जैसे गुंबद है कि इतना बीच में इस को कैसे बनाया गया है, कैसे इस सर्वश्रेष्ठ कृति को दिखाया गया है, बनाया गया है, बीच में कैसे इसको टिकाया गया है, ऊपर इसके वजन भी है। तो इस सारे तालमेल को कितने अच्छे तरीके से बनाया गया है, ये वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना माना गया है। तो इस चैप्टर को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट अगले शेष पार्ट नेक्स्ट जो पार्ट है हम उसमें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद, जय हिंद।